यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो एक बार आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है तो फटाफट बता दो कि सर हमको क्लियर आ रहा है ऑडियो वीडियो। तो अगर ऑडियो वीडियो तुम लोगों को क्लियर आ रहा है तो एक बार बोल दो कि सर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है, और उसके बाद में हम आगे चालू कर लेते हैं। हाँ जी, फटाफट बता दो। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सर यस पीपल, आकाश सर बता दो सही चल रहा है? ऑल गुड ना? यस गाइस, तो जैसा कि हम लोग आज आपको क्या कराने वाले हैं, तो आपको पता रहेगा अपने जो टोटल इनकम के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। और टोटल इनकम का पता है आपको, एक लेक्चर में ऑलरेडी करा चुका हूं। तो आप लोग है ना, ये जो अपना चैनल है सीए भंवर बोराना, उसके आप लाइव में जाएंगे तो वहां पे टोटल इनकम का एक जो है वो ऑलरेडी टोटल इनकम का लेक्चर हो चुका है 2-2.5 घंटे का, जिसमें अपन ने 2-3 क्वेश्चन किए थे, बड़े बड़े एकदम शानदार वाले क्वेश्चन किए थे। आज भी अपन 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके सॉल्यूशन मैंने आपको क्लास वाली बुक में नहीं दिए थे, तो वो वाले सॉल्यूशन आज अपन करने वाले हैं और अपन सीखने वाले हैं टोटल इनकम के क्वेश्चन। तो चलिए, एके है भाई साहब। यस सर, एके सर इज विथ मी। सो एके है भाई साहब, एके सर, एके सर इज विथ मी। सो एके है भाई साहब, एके सर को सब लोग जानते ही होंगे। तो चलो, मैं आपको एके सर से भी मिलवाऊंगा थोड़ी देर के बाद में। सर आपने रिवीजन लेक्चर अपलोड कर दिया? अरे 2 ही तो लेक्चर बाकी है, टीडीएस टीसीएस वाला बाकी है और रिटर्न फाइलिंग वाला बाकी है। बाकी टोटल 10 लेक्चर ऑलरेडी रिवीजन लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, देखो इस चैनल को अच्छे से जाके, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस आपको पता रहेगा, फटाफट फटाफट मैं क्वेश्चन पे चला जाता हूं और क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस आपको कराता हूं। आज मैं आपको मेजरली जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें पीजीबीपी वाले क्वेश्चन कराऊंगा कि पीजीबीपी में इनडायरेक्ट मेथड से कैसे आपकी टोटल इनकम निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं पीजीबीपी का इनकम। जहां पे अगर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है तो क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा होता है तो क्या होता है। तो आज कुल मिला के मैं आपको वो कराने वाला हूं करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, चालू करते हैं आपके टोटल इनकम के क्वेश्चन। और टोटल इनकम के क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 16 है, वो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था राघव वाला करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 वाज लाइक सुपर ब्लास्ट क्वेश्चन था, बढ़िया था, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किया था। तो चलो आज हम कौन सा क्वेश्चन से चालू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम क्वेश्चन सबसे पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप 24 पे आ जाइए। और जैसा कि 24 का सॉल्यूशन मैंने नहीं दे रखा, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। यस, जो टोटल इनकम का पहला वाला लेक्चर था उसका भी लिंक आपको मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा, जिससे कि आप देख सकते हैं करके, ठीक है। दिस इज द टोटल इनकम का लेक्चर नंबर 2। जो लेक्चर नंबर 1 था उसका भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए आ जाइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे, और थोड़ा आज फास्ट चलेंगे। आप अपनी नोटबुक निकाल दीजिए। और आपने अगर क्लास ली है, कौन सा बैच लिया था, मई सितंबर 2025 वाला, तो उनके लिए ये लेक्चर है। और अगर मान लो आपने बैच नहीं लिया और तो भी आप टोटल इनकम के क्वेश्चन समझना चाहते हैं, तो आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं करके, ठीक है। चलो, पार्ट किसी ने 1 नहीं देखा तो क्या पार्ट 2 कर सकते हैं? आंसर इज यस, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं भी देखा है और पार्ट 2 जो है वो डायरेक्टली देखना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्वेश्चन आपको सब समझ में आ जाएंगे। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो भाई साहब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, और देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है। सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिस्टर सुरेश। एक बंदा है जिसका नाम है सुरेश, उसने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, जिसकी एज 43 ईयर्स है एंड होलसेल डीलर फॉर द असेसमेंट 25-26, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय हिम। उसका कितना टैक्स पेबल आ रहा है वो आपको निकालना है। तो उसका जो टैक्स पेबल आ रहा है वो निकालना है, तो आपको टोटल इनकम भी निकालनी पड़ेगी, और टोटल इनकम के बाद में आपको उसका टैक्स पेबल है वो आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अपन देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे जो है वो आपको दे रखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सुरेश। तो उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो आपको यहां पे सेल्स दे रखी है, चलो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, उसके बाद में आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, उसके बाद में आपको डिविडेंड फ्रॉम द इंडियन कंपनीज दे रखा है। तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज दे रखा है, ये कहां जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है।
जो डिविडेंड है वो डिविडेंड आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाता है, तो इसको अपन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करेंगे करके, ठीक है। उसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट नेट ऑफ टैक्स दे रखा है। भाई साहब नेट ऑफ टीडीएस दे रखा है, तो अपने को इसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, और ग्रॉस अप करने के बाद इसको भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। सो इट इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद आपको रेंट रिसिव्ड दे रखा है 7,20,000, तो नॉर्मली रेंट रिसिव्ड जो है वो कहां जाता है, हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। हम चेक करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स वगैरह, जो नोट्स वगैरह है उसमें अपन देखेंगे कि ये हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है या किसका है। अगर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होता है तो ये तुम्हारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में जाके टैक्सेबल होता है, और इनकम टैक्स का रिफंड दे रखा है। एक बात बताओ, इनकम टैक्स जब आप पे करते हो तो वो अलाउ नहीं होता। अगर पीएनडल के डेबिट में जब आप इनकम टैक्स पे करते हो तो अलाउ नहीं होता। आप याद करो पीजीबीपी का रिवीजन लेक्चर, पीजीबीपी का लेक्चर, जिसमें मैंने बताया था कि इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। जीएसटी अलाउ होता है, जीएसटी पीएनडल के डेबिट में अलाउ होता है, बट इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होता। जो इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता तो बेटा इनकम टैक्स का रिफंड मिलेगा, क्या वो टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो, वो टैक्सेबल नहीं होगा, तो इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। चलिए उसके बाद में अगर अपन डेबिट साइड देखें तो डेबिट साइड में आप देखोगे तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परचेज दे रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बिजनेस के खर्चे हैं। सैलरी एंड वेजेस दे रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जनरल एक्सपेंसेस दे रखा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रेट्स एंड टैक्सेस दे रखा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन द लेट पेमेंट ऑफ द जीएसटी। आप याद करो, मैंने आपको पीजीबीपी के लेक्चर में बताया था कि इनकम टैक्स में क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह अलाउ होता है। मैंने बोला था यस, जीएसटी अलाउ है, जीएसटी का इंटरेस्ट है वो भी अलाउ होता है, लेकिन पेनल्टी अलाउ नहीं होती। जीएसटी अलाउ होता है, जीएसटी का इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट भी अलाउ होता है, लेकिन बाबू पेनल्टी अलाउ नहीं होती। तो जीएसटी अलाउ है, जीएसटी का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट भी अलाउ है, लेकिन गाइस यहां पे पेनल्टी है वो आपको अलाउ नहीं होती। तो जीएसटी पे किया है तो जीएसटी आपको अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी आपको अलाउ हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स आपने पे किया, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट पेड टू एनबीएफसी, एनबीएफसी को कुछ इंटरेस्ट दिया है, ब्याज दिया है, वो नॉर्मली अलाउ होता है। देखते हैं उसके लिए क्या वर्किंग नोट वगैरह, नोट्स में वगैरह क्या दे रखा है। आगे दे रखा है डेप्रीशिएशन दे रखा है और नेट प्रॉफिट दे रखा है। एक बात बताओ, अगर आपको पीजीबीपी अपना याद रहे तो पीजीबीपी में मैंने आपको बताया था कि पीजीबीपी की इनकम जो है वो दो मेथड से निकाली जाती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट मेथड और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट मेथड। अगर कुछ याद रहे, नहीं याद रहे, चलो मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने आपको बताया था कि पीजीबीपी की इनकम जो है वो पीजीबीपी की इनकम कैसे निकालते हैं। तो पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए मैंने बोला था दो तरह की मेथड होती है, एक होती है तुम्हारी डायरेक्ट मेथड और एक तुम्हारी होती है इनडायरेक्ट मेथड। अगर कहां सिखाया था अभी मैं आपको लेके चलता हूं वहां पे। और देखो ये वाला याद करो कि हाउ टू सॉल्व द पीजीबीपी का क्वेश्चन। तो पीजीबीपी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो मेथड होती है, वन इज द डायरेक्ट मेथड, वन इज द इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कब फॉलो करनी पड़ती है? जब आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो सीधा डायरेक्ट मेथड फॉलो कर दो। और डायरेक्ट मेथड फॉलो करने के लिए आप एक काम करो, सबसे पहले इनकम ले लो और जितने भी आपके एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं पीजीबीपी में वो लेस कर दो, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड कब फॉलो करनी है? जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, यहां तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो यहां पे आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करके पीजीबीपी का इनकम निकालना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले चालू करोगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएनडल अकाउंट, फिर अपने को ऐड करना पड़ता है डिसअलाउड और आइटम कंसीडर सेपरेटली, और लेस करना पड़ता है अलाउड और आइटम कंसीडर सेपरेटली। आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। अभी अपन करेंगे तो आपको समझ में आएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहां पे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की अपन बात करते हैं। यहां पे देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है? देखिए सबसे पहले The following additional information is provided by him। उसने आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 वाज ओवर वैल्यूड बाय 55,000। आपने जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे डाला है ना बाबू, ये क्लोजिंग स्टॉक आपने ओवर वैल्यूड किया है 55,000 से। तो ओवर वैल्यूड किया है तो भैया वापस से आप लेस कर दो, आप सही वैल्यू पे ला लो। और क्लोजिंग स्टॉक को अगर कम करेंगे तो मैं बताऊं आपका क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा।
जब क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो सॉरी, यहां पे अंडर वैल्यूड दे रखा। ओ भाई साहब, मैंने पढ़ते टाइम गलत पढ़ा करके, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यहां पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर 24-25 इज अंडर वैल्यूड बाय 55,000। ये अंडर वैल्यूड कर रखा है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सही वैल्यू पे लेके आना पड़ेगा। और सही वैल्यू पे लेके आने का मतलब होता है कि भाई साहब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इसको ऐड करना पड़ेगा। अरे अंडर वैल्यूड है सर, ओवर वैल्यूड क्यों बोल रहे हो, अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड कर रखा है 55,000 से, तो आपने क्लोजिंग स्टॉक है इतना लिखा है, लेकिन ये अंडर वैल्यूड है 55,000 से। तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक को यहां पे 55,000 लिखोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे अपन देखेंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या दे रखा है, rates and taxes include 1,000 paid towards the late filing of the income tax return for the assessment year 24-25 under section 234F of the income tax act। अब यहां पे आपने क्या किया है कि भाई साहब यहां पे आपने जो है वो रेट्स एंड टैक्सेस में 1,000 रुपया ऐसा है जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करने के लिए आपने फीस पे की है। अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको बताया था कि भैया इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप लेट फाइल करते हो ना तो आपको फीस लगती है वो 5,000 या 1,000 रुपीज की। तो यहां पे वो फीस है वो 1,000 रुपीज लगी है। देखते हैं ये अलाउ होगी या नहीं होगी, जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद सैलरी इंक्लूड 30,000 पेड ऑन द सिंगल डे इन अ कैश टू हिज अकाउंटेंट। एक बात बताओ, अगर आपने किसी भी पर्सन को सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का कैश में पेमेंट किया तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिसअलाउड हो जाएगा। 10,000 का सिंगल डे में सिंगल पर्सन को पे किया कैश में तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। तो यहां अकाउंटेंट को सैलरी दी है सिंगल डे में और 30,000 का कैश में पे किया है तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए इंटरेस्ट पेड ऑन लोन ऑफ 10 लाख टेकन फ्रॉम द एनबीएफसी आउट ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख वॉज यूज फॉर द पर्सनल पर्पज। अब आपने भाई साहब लोन लिया था 10 लाख का और उस पे आपने क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है एनबीएफसी को, ये 1,15,000। लेकिन इसमें से आपने कुछ 2 लाख का लोन है जो पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया था। तो जब पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया था एंड बैलेंस वाज यूज फॉर द बिजनेस पर्पस एंड नो टीडीएस वाज डिडक्टेड व्हाइल पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द लोन, आपने उस पे टीडीएस काटा ही नहीं है। अगर आपने उस पे टीडीएस नहीं काटा है तो भाई साहब क्या होगा, कैसे होगा वो अपन समझेंगे। तो यहां पे आपने क्या किया, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया उसमें जो लोन था वो लोन 10 लाख का था, बट 2 लाख का पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया। तो पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया तो उतना तो भैया आपको अलाउ ही नहीं होगा। और दूसरा इंटरेस्ट ऐसा है जिसपे आपने टीडीएस नहीं काटा, तो टीडीएस नहीं काटा तो क्या होगा वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, An amount of 35,000 was paid by check during the year towards the health insurance policy covering himself, his spouse and his children। अब एक बात बताओ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो ओल्ड टैक्सेशन रिजिम या अपन बोलते हैं कि जो तुम्हारा नॉर्मल प्रोविजन होता है उसमें आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D का। और 80D का जो आपको डिडक्शन मिलता है वो मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25,000 तक मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। तो यहां पे 80D में डिडक्शन मिलेगा और वो मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है 80D में इन द ओल्ड टैक्सेशन रिजिम। आगे देखिए क्या दे रखा है, General expenses include advertisement expenses of 25,000 paid by check towards an advertisement in the souvenir published by the local political party। मैंने बोला था एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अलग होता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में दिया, पॉलिटिकल पार्टी के पैम्पलेट में दिया, पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में दिया, पॉलिटिकल पार्टी के अगर किसी भी पैम्पलेट ब्रोशर या मैनिफेस्टो में दिया तो डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये 25,000 जो एडवर्टाइजमेंट का है ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा। उसके बाद इनकम टैक्स रिफंड जो ये ऊपर दे रखा था 19,000, इस 19,000 में 2,500 तो इंटरेस्ट का है। तो देखो इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट होता है ना वो इंटरेस्ट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। जो इनकम टैक्स रिफंड का जो इंटरेस्ट है ना वो इंटरेस्ट आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, डेप्रीशिएशन चार्ज एज पर द इनकम टैक्स रूल्स इतना दे रखा है तो इतना डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाएगा।
एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है वो 9 लाख का किया है। एंड टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड ऑन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द एफडी, जो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिला है उस पे टीडीएस काटा गया है। एंड टर्नओवर लास्ट ईयर का जो है वो 2.58 करोड़ था। आपको पूछा क्या है, आपको यहां पे बोला है आपको टैक्स निकालना है, टैक्स पेबल। देखो मैं आज आपको बताऊंगा टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेबल में क्या फर्क है करके, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी निकाला है तो क्या कहां तक निकालना है, और टैक्स पेबल पूछा है तो कहां तक निकालना है। लेकिन बाबू इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि भाई साहब यहां पे 115 बीएसी लेना है या नहीं लेना। न्यू टैक्सेशन रिजिम या ओल्ड टैक्सेशन रिजिम के बारे में कुछ नहीं दे रखा। अपन एक काम करते हैं, ये लिखते हैं कि अज्यूम एसएससी ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 बीएसी, क्योंकि यहां पे डिडक्शन वगैरह का डिटेल भी है तो बढ़िया से डिडक्शन विडक्शन भी करेंगे। तो आप एक काम करो, आपके पास अगर ये वाला बुक है और कुछ लिखा हुआ नहीं है तो यहां पे लिखो अज्यूम एसएससी ऑप्टेड आउट फ्रॉम सेक्शन 115 बीएसी। तो लिखो अज्यूम एसएससी ऑप्टेड आउट फ्रॉम 115 बीएसी। नारायण इंडिविजुअल है ना ये, चलो 115 बीएसी को ऑप्ट आउट किया है एसएससी ने। नाम क्या है, मिस्टर सुरेश। चलो अब अपन एक काम करते हैं, एक एक हेड का इनकम निकालना चालू करते हैं। तो आ जाइए सब लोग आपकी नोटबुक पे, और नोटबुक में जैसे जैसे मैं लिखवाऊं ना वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिखवाऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइएगा। चलो आपने लास्ट लेक्चर में जो अपन ने क्वेश्चन किए थे, अगर आपको याद रहेगा तो ये क्वेश्चन किए थे अपन ने लास्ट लेक्चर में, बहुत सारे क्वेश्चन नंबर 18 वगैरह, तो उसके बाद में अपन लिख रहे हैं, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, इसको जो है वो अपन ऑप्ट आउट के हिसाब से करते हैं, बेटर है, क्योंकि लास्ट अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे, नए ओल्ड दोनों के हिसाब से किए थे। इसको अपन ऑप्ट आउट के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाइए सब लोग। बंदे का नाम है मिस्टर सुरेश, और ये क्वेश्चन कौन सा है, अगर मैं तुम्हारे कंपाइलर की बात करूं तो बाबू आपके कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 224। तो कंपाइलर का क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 224, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूं ना, इसका फोटो ले लेता हूं, जिससे क्या होगा ना मेरे को बार बार वो देखने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि आपके पास तो आपकी बुक है ना, मुझे बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। तो मैं क्या करता हूं, इसका एक फोटो ले लेता हूं मेरे पास में मोबाइल में, तो जिससे क्या होगा ना मैं इसको देखते जाऊंगा और फटाफट फटाफट आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। चलिए सुपर 30 आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे, सुपर 30 आएंगे। और वो कब आएंगे सर, फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल में। तो आपको लास्ट में उसको रिवाइज करना है। सुपर 30 इसी में से क्वेश्चन चार्ट के दूंगा मैं, इसी में से बढ़िया वाले क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको सुपर 30 में दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले निकालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। बंदे का नाम है मिस्टर सुरेश, मेरे साथ साथ आप भी करते करते जाइए। प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स मीन्स अदर देन 115 बीएससी। रेगुलर बैच के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं, आपके ड्राइव में भी डाले हैं, आप चेक करो एक बार, ठीक है। सब डाल रखा है मैंने। चलो अब आप एक काम करो, पूरा 1.5 पेज या 2 पेज तक आप एक काम करो, 3 कॉलम बना दो। 1 इज द पर्टिकुलर कॉलम एंड 2 अमाउंट कॉलम। One is the particular column and 2 amount column. चलो अब अपन एक एक हेड का इनकम लेंगे। अब एक बात बताओ, आपको कुछ इंफॉर्मेशन सैलरी से रिलेटेड नहीं दे रखी, क्योंकि ये बिजनेसमैन है, होलसेल ट्रेडर है, सैलरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं दे रखी।
तो सैलरी से रिलेटेड नहीं दे रखी, तो चलो अपन एक काम करते हैं, दूसरे हेड पे चलते हैं, हाउस प्रॉपर्टी। क्या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? राइट आंसर इज यस। हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक सिर्फ यहां पे ये रेंट रिसीव्ड दे रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। अब एक बात बताओ, अब ये रेंट रिसीव्ड किस चीज का है भाई? हाउस प्रॉपर्टी का। प्लांट एंड मशीनरी किस चीज का है? जब कुछ भी नहीं दे रखा तो हम ये मान लेंगे इसको हाउस प्रॉपर्टी का है। ये जो रेंट रिसीव्ड है, इस रेंट रिसीव्ड के बारे में अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो भैया ये मानना है कि ये रेंट रिसीव्ड है वो आपके हाउस प्रॉपर्टी का है। तो सबसे पहले एक काम करो, चलते हैं अपन हाउस प्रॉपर्टी हेड के इनकम पे और लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ रेंट रिसीव्ड दे रखा है। तो भैया अगर रेंट रिसीव्ड दे रखा है, अब ये पता नहीं है रेंट रिसीव्ड क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो यही मानेंगे यही तुम्हारा जीएवी है, यही तुम्हारा एनएवी है। तो रेंट रिसीव्ड ही तुम्हारा हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह का कोई भी डिटेल नहीं है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। सो आपका रेंट रिसीव्ड और ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू ये तुम्हारा आ गया 7,20,000 रुपीज। अब एक बात बताओ, इसमें से दो चीजें लेस होती थी, एक तो होता था स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और एक होता था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ डिटेल नहीं दे रखा, तो सीधा लेस करो, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। और 30% ऑफ एनएवी अगर आप कैलकुलेट करोगे 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, इट्स कम्स टू द 2,16,000। तो 2,16,000 आपका आ गया बाबू, और 2,16,000 आप लेस कर दीजिए तो आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बचेगा, दैट इज द 5,04,000। 5,04,000 है ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बच गया। ठीक है, चलो अब अपन चालू करेंगे आपके पीजीबीपी का इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, एक एक हेड का ऐसे इनकम कैलकुलेट करते जाने का, उसके बाद अगले हेड पे जाने का। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं हाउस प्रॉपर्टी के बाद आपका पीजीबीपी का इनकम। तो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको अपन लोग शॉर्ट में बोलते टाइम पीजीबीपी बोलते हैं। तो चलो पीजीबीपी का अपन इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो पीजीबीपी का इनकम देखो, यहां पे डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, अगर आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करने का, और अगर आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दे रखा, अगर रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो डायरेक्ट मेथड फॉलो करने का, लेकिन यहां पे तो इनकम एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट दे रखा है तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करने का। तो अपन यहां इनडायरेक्ट मेथड है वो फॉलो करेंगे। और चलिए अपन चालू करते हैं सबसे पहले, दैट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप देखिए आपको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दे रखा है, तो आप जाके देखेंगे आपको नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, सीधा आउटर कॉलम में ले लीजिए 73,52,815। अब मैंने क्या बोला था, जैसे ही आप नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं उसके बाद आप यहां पे ऐड करेंगे, और ऐड में आपको लिखने का डिसअलाउड स्लैश करके लिख लो आइटम्स कंसिडर सेपरेटली। और एक काम करो, आपको लगता है कितने पॉइंट ऐड होंगे, उसके लिए 7-8 लाइन छोड़ दो, 8-10 लाइन भी छोड़ सकते हो, क्योंकि आजकल नोट्स भी साथ साथ में लिखते जाओ। तो नोट्स भी अगर आप साथ साथ में लिखते हैं तो उसके बाद में आप एक काम करो, आप 8-10 लाइन छोड़ के लिख लो लेस में, 8-10 लाइन छोड़ के आप लिख लो लेस में, और लेस में लिखने का अलाउड स्लैश आइटम्स कंसिडर सेपरेटली, अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली करके। ठीक है, अलाउड स्लैश आइटम कंसिडर सेपरेटली। चलिए अब अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन चलते हैं पीएनएल अकाउंट पे। तो आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे ना, तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में चलो, और जो जो तुम्हारी चीजें यहां बिजनेस की इनकम नहीं है उसको हटा दो।
जो जो बिजनेस की इनकम नहीं है वो हटा दो। तो एक तो तुम्हारा जो डिविडेंड मिला है 17,20,000, ये तुम्हारे अदर सोर्सेज का इनकम है, तो डिविडेंड को हटा दो। उसके बाद ये इंटरेस्ट एफडी पे मिला है 1,08,000, बट ये नेट है तो इसको भी हटा दो करके, ठीक है। रेंट रिसीव्ड हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, और इनकम टैक्स रिफंड तो कहीं टैक्सेबल होता ही नहीं। तो ये चारों चीजें जो है ये बेसिकली आपके बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसको आप हटा दो, यहां से धक्का मारो और धक्का मार के इसको भगा दो यहां से, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप इनको हटाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा ना, क्योंकि आप एक बात बताओ, क्रेडिट साइड में डाल रखी है, तो क्रेडिट साइड में डाल रखी है तो यहां तो प्रॉफिट बढ़ा रखा है। तो जब इनको यहां से उड़ाओगे, यहां से हटाओगे, तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो आप इसको लेस करेंगे। तो लेस में हम चल रहे हैं और लेस में हम लिखेंगे। अब एक बात समझना, लेस में सर ऐसा नहीं है कि ये अलाउ है, ये है आइटम कंसिडर सेपरेटली। ये आइटम्स कंसिडर सेपरेटली है, मतलब ये किसी और हेड में कंसिडर होगी, ये बिजनेस की आइटम्स नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें से लेस कर देते हैं फटाफट फटाफट। तो लेस में लिखो, सबसे पहले आप लोग लेस में लिखेंगे, और लेस में सबसे पहले लिखिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। सो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज में आपका 17,20,000 है, वो लेस कर दो। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये अदर सोर्सेज की सब आइटम है, 1,08,000। अब आप बोलोगे ये तो नेट ऑफ टीडीएस है, तो भाई यहां तो नेट ऑफ टीडीएस ही डाल रखा है, तो मैं तो उतना ही लेस करूंगा। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते टाइम मैं ग्रॉस अप करूंगा, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते टाइम वहां पे मैं ग्रॉस अप करूंगा, बट यहां पे तो भैया जितना डाला है उतना ही लेस करूंगा। तो जितना डाला है उतना लेस करूंगा, तो 1,08,000 आप लेस कर दीजिए। उसके बाद में आपका रेंट रिसीव्ड, और रेंट रिसीव्ड कितना दे रखा है? 7,20,000 दे रखा है। और उसके बाद में आपको दे रखा है इनकम टैक्स रिफंड, ये बिजनेस का इनकम नहीं है, इसको हटा दो। तो इनकम टैक्स रिफंड इज योर 19,000, इनकम टैक्स रिफंड इज योर 19,000। चलिए, तो आपने ये चार जो इनकम थी वो बेसिकली इस हेड की इनकम नहीं है, आपने यहां से भगा दिया। अब अपन अगर डेबिट साइड की बात करते हैं, तो देखो डेबिट साइड, साथ साथ में भैया थोड़ा फास्ट फास्ट लिखते जाना, हाँ ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। अब अपन डेबिट साइड की अगर मैं बात करूं, तो डेबिट साइड में आप लोग देखोगे तो किसमें अपने को दिक्कत दिख रही है? एक तो आपने इसमें दिक्कत दिख रही है करके, ठीक है, कि एक तो आपने यहां पे जो डाल रखा है डेप्रीशिएशन, ये अलाउ नहीं होगा। डेप्रीशिएशन अलाउ होगा इनकम टैक्स एक्ट वाला, तो ये डेप्रीशिएशन को एड बैक कर दो। दूसरा, ये इनकम टैक्स पेड किया हुआ है, इसको भी आप एड बैक कर दो, इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, डिसअलाउड में चलते हैं। और जब डिसअलाउड में चलेंगे तो सबसे पहले लेते हैं डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आप देखोगे कि आपका डेप्रीशिएशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1,82,000 डाल रखा है, ये आपका डिसअलाउड हो जाएगा, अलाउ नहीं होगा। मतलब पीएनडल के डेबिट से हटा दिया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डेप्रीशिएशन अलाउड होगा इनकम टैक्स वाला, और इनकम टैक्स वाला कितना दे रखा है आप देखिए ना, आपको दे रखा है एडिशनल पॉइंट्स में, और एडिशनल पॉइंट में जाके आप एच पॉइंट देखिए, और एच पॉइंट में देखिए आपको 2,20,000 दे रखा है, तो उसको आप लेस कर दीजिए। तो डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, सो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपका जो डेप्रीशिएशन है वो कितना है? दैट इज 2,20,000। तो आप एक काम करिए, 2,20,000 आप लेस कर दीजिए, 2,20,000 है वो आप लेस कर दीजिए। अब आप डेबिट में देखिए, आपका जो एक तो दे रखा है आपने जो इनकम टैक्स पे किया, और इनकम टैक्स आपने जो पे किया डेबिट साइड में देखिए, एक जगह इनकम टैक्स पेड दे रखा है 3,45,000, डिसअलाउड होगा। तो ऐड कर लीजिए, ऐड में दैट इज इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड फॉर, आई थिंक इसमें फाइनेंशियल ईयर 22-23 दे रखा है। तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता करके, ठीक है, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, तो इसको आप ऐड कर दो, और ऐड करोगे दैट इज 3,45,000।
चलो डन। अब अगर मैं पीएनडल की बात करूं तो पीएनडल में जो जो चीजें दे रखी थी उसके तो अपन ने एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट दे दिए। तो इधर जो इतनी आइटम थी इनके एडजस्टमेंट अपन ने दे दिए, यहां पे जो हमको लग रहा था उसके एडजस्टमेंट अपन ने दे दिए, डेप्रीशिएशन वाला दे दिया। अब अपन एक एक पॉइंट वाइज चलते हैं और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन वाइज चलते हैं। सबसे पहले आपने क्लोजिंग स्टॉक है वो आपने अंडर वैल्यूड कर रखा है 55,000 से। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक आपने गलत लिखा है, आपको क्लोजिंग स्टॉक है इतने से बढ़ाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 55,000 से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाऊंगा तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, तो आपका प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आप इसको सही वैल्यू पे लाओगे और क्लोजिंग स्टॉक जब बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो आपके प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आपको एड में लिखना है, बट एड में यहां डिसअलाउड वाले यहां पे मत लिखो करके, ठीक है। आप एक काम करो, मैं लास्ट में यहां पे लिख रहा हूं और मैं लास्ट में यहां पे लिख रहा हूं एडजस्ट स्टॉक एडजस्टमेंट, और स्टॉक एडजस्टमेंट को आपको लास्ट में ही लिखने का, स्टॉक एडजस्टमेंट दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। तो अंडर वैल्यूड 55,000 से इतने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। चलिए अब अपन अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब आप एक बात समझो, डेबिट साइड में आप देखो दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है। दूसरे पॉइंट में आपको इनकम टैक्स की फीस दे रखी है। अब ये इनकम टैक्स की फीस है ना, वो ऊपर रेट्स एंड टैक्सेस में डाल रखी है। तो इनकम टैक्स अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, इनकम टैक्स का पेनल्टी अलाउ नहीं होता, तो इनकम टैक्स का फीस भी अलाउ नहीं होता। बाबू मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद रहेगा पीजीबीपी में मैंने बोला था, ये दूसरा पहला पॉइंट हो गया, अब दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं कि रेट्स एंड टैक्सेस जो ऊपर दे रखा है ना, इस रेट्स एंड टैक्सेस ये 2,40,000 में आपने इनकम टैक्स का फीस डाल रखा है। अरे भाई इनकम टैक्स अलाउ नहीं है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, इनकम टैक्स की पेनल्टी अलाउ नहीं है, तो फीस भी अलाउ नहीं है, तो डेबिट में डाल रखी है, वापस से एड बैक कर दो, वापस से आप एड बैक कर दो, डिसअलाउड कर दो, ये आपका अलाउ नहीं है। तो आप एक काम करो, इसको ऐड कर दो। तो अपन यहां पे ऐड में लिखेंगे दैट इज इनकम टैक्स फीस अंडर सेक्शन 234F, और इनकम टैक्स का फीस अंडर सेक्शन 234F नॉट अलाउड, नॉट अलाउड 1,000 रुपीज आप ऐड कर दो। चलो उसके बाद अगले एडजस्टमेंट पे जाओ, और आप अगर अगले एडजस्टमेंट पे गए, अरे वो सैलरी कैश में पे किया 30,000, वो तो ऐसे भी अलाउ नहीं होता, तो ऐड करो, ऐड करो कैश सैलरी पेड इन सिंगल डे टू सिंगल पर्सन, कैश सैलरी पेड इन सिंगल डे टू सिंगल पर्सन 30,000। कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं पे, नॉट अलाउड ड्यू टू सेक्शन 40A सब सेक्शन 3। कैश सैलरी पेड, कैश सैलरी पेड, पढ़ पढ़ के थकान बहुत हो गई है सर, होता है मुझे पता है करके, ठीक है। कैश सैलरी पेड इन द, अब तो थोड़े दिन तो पढ़ना है, कितना 40 डेज पढ़ना है, उसके बाद तो फ्री है अपन, उसके बाद तो मस्त पार्टी करेंगे। कैश सैलरी पेड इन सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन नॉट अलाउड ड्यू टू सेक्शन 48(3) 30,000 करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक बात समझना, उसके बाद में एक बात समझना, आपको आगे क्या दे रखा है, उसका अगला एडजस्टमेंट, दैट इज इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट। आप ये वाला एडजस्टमेंट भी हो गया। चलो अगला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन of rupees 10 lakh taken from NBFC, out of loan amount 2 lakh was used for the personal purpose and balance was used for the business purpose. No TDS was deducted while paying the interest on loan. अरे खजूर, इसमें हुआ क्या पता है आपको? आपने देखो NBFC से लोन लिया था, उसका इंटरेस्ट 1,15,000 है। अब एक चीज समझना, यहां इंटरेस्टिंग पॉइंट आएगा। 1,15,000 इंटरेस्ट में से आपने जो लोन है ना, वो 2 लाख का लोन पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया था, तो मैं बोलूं 20% तो पर्सनल पर्पस का इंटरेस्ट है, वो तो ऐसे भी अलाउ नहीं होगा।
तो 20% जो है वो आपका पर्सनल पर्पस का इंटरेस्ट है, तो पर्सनल पर्पस का इंटरेस्ट है वो तो ऐसे भी अलाउ नहीं होगा, बट 80% का इंटरेस्ट तो अलाउ होना चाहिए। 80% है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए है, तो वो तो अलाउ होना चाहिए। अब एक बात बताओ गाइस, अगर मैं 1,15,000 का 20% करता हूं, इट्स कम्स टू द 23,000। ये 23,000 है, ये आपका पर्सनल पर्पस वाला आ गया। एंड गाइस आपका 92,000 है वो बिजनेस पर्पस वाला आ गया। लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा है, आपने टीडीएस नहीं काटा भाई साहब, आपने टीडीएस नहीं काटा। और आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर देखिए 1 करोड़ से ज्यादा था। अगर आप याद करोगे, एक टीडीएस टॉपिक में सेक्शन होती है 194A, और 194A ये बोलती है कि अगर आप किसको इंटरेस्ट पे करते हैं ना, तो आपको उसका टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर, पता है आपको हाईजैकर मैंने बताया था कि हाईजैकर में बीबी सर की वाइफ जो है उसको हाईजैकर वाली जो सेक्शन है वहां पे टीडीएस नहीं काटना, बट अगर इंडिविजुअल को काटना पड़ेगा अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है वो यहां पे 1 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.58 करोड़ है, तो भैया टीडीएस तो काटना पड़ेगा, बिल्कुल काटना पड़ेगा। और अगर टीडीएस नहीं काटा और रेजिडेंट को पे कर रहे हैं और एनबीएफसी है वो रेजिडेंट है, उसका अगर टीडीएस नहीं काटा तो बाबू यहां पे 30% खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा। 30% खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा, तो 92,000 का 30% आप करेंगे तो 27,600 जो है वो 27,600 आपका डिसअलाउड हो जाएगा। और मैं आपको बताऊं, अगर आप टीडीएस टॉपिक में जाएंगे तो 194A सेक्शन में ये दे रखा है, अगर आप किसी बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं तो टीडीएस नहीं काटना, बट वहां ब्रैकेट में मैंने दे रखा है कि एनबीएफसी नॉट कवर्ड, मतलब एनबीएफसी को इंटरेस्ट देंगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर यहीं पे अगर बैंक होती और बैंक का आपने टीडीएस नहीं काटा तो चलेगा, बैंक का टीडीएस नहीं काटा तो चलेगा, जब आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे, बैंक का अगर आप इंटरेस्ट टीडीएस नहीं काटोगे तो चलेगा, लेकिन एनबीएफसी का टीडीएस काटना पड़ता है। अगर आपने एनबीएफसी का टीडीएस नहीं काटा तो आपका 30% जो है वो आपका डिसअलाउड हो जाएगा। हमारे बहुत सारे बच्चे, एक है निष्काम गोयन का, वो पूछ रहा है सर हमारे मई 27 के लिए बैच कब चालू होगा, 1 साल बाद चालू होगा करके, ठीक है, 1 साल बाद मतलब जुलाई 2026 में चालू होगा, ठीक है। किसी ने ये बोला कि सर हमारे सीए इंटरमीडिएट के लिए मई, सितंबर एंड जनवरी 26 क्या सबके लिए सेम मॉड्यूल है? आंसर इज यस, सेम मॉड्यूल है, आपके लिए कोई भी चेंज नहीं है। तो चलिए अपन ये जो किया ना, एक तो पर्सनल पर्पस वाला इंटरेस्ट है वो डिसअलाउड होगा, और दूसरा ये 30% डिसअलाउड होगा जो कि टीडीएस नहीं काटा। इसके बारे में अपन लिखते हैं, आ जाइए अपनी बुक में और नोटबुक में लिखिए पॉइंट नंबर आपका 5, और 5 में लिखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनबीएफसी, और उसमें पहला तो लिख लो पर्सनल पर्पस वाला, जो पर्सनल पर्पस के लिए आपका है, दैट पर्सनल पर्पस कैसे निकालोगे आप? 1,15,000 का इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, तो आपका आ गया 23,000, तो 23,000। एंड गाइस आपका जो बिजनेस पर्पस वाला है उसमें डिसअलाउड कितना होगा? तो ब्रैकेट में लिखो 30% डिसअलाउड एज टीडीएस नॉट डिडक्टेड, और इसकी सेक्शन हुआ करती थी, अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेक्शन 40 क्लॉज ए सब क्लॉज 1A। तो बेटा आपका 1,15,000 मल्टीप्लाई बाय 80% इट्स 92,000, और इसका 30% करो तो 27,600 आपका डिसअलाउड हो जाएगा, 27,600 आपका डिसअलाउड हो जाएगा। वापस चलिए, आप देखो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे किया उसका एटीडी में डिडक्शन मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट वाला डिसअलाउड करना पड़ेगा भाई साहब, एडवर्टाइजमेंट वाला डिसअलाउड करना पड़ेगा। जीएसटी का इंटरेस्ट अलाउ है, ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट वाला डिसअलाउड करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी।
तो एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनियर हेलो 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 हेलो। अरे मेरा थोड़ा वो दिक्कत हो गया था माइक का। नाउ वॉइस इज क्लियर। हेलो हेलो हेलो। नाउ वॉइस इज क्लियर। हेलो हेलो हेलो। मेरा थोड़ा उसका इश्यू हो गया था वॉइस का, उसका पावर चला गया था। नाउ वॉइस इज क्लियर। उसमें बैटरी डाल, उसमें कितना बैट पॉइंट एक बार ऊपर चढ़ के देखना, उसके अंदर कितना पॉइंट दिख रहा है तुझे, या चेंज कर दे। चेंज कर देते बेटर रहेगा। तो चलो चलो, मेरा है ना वो थोड़ा, हाँ हाँ हाँ, नाउ इट इज गुड। यस पीपल, सो सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो क्या हुआ ना, वो उसकी वजह से वैसा हो गया, ड्यू टू द पावर चला गया था। नाउ एवरीथिंग इज गुड, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया था, एक बार मैं आपको क्विकली रिवाइज करा रहा हूं कि मैंने आपको लास्ट में ये बताया था, एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी में है, वो अलाउ नहीं होता, तो 25,000 ऐड कर दो। ये तुम्हारा अब पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा, आपको ऐड करना है वो ऐड कर दो। अब देखो जितना लेस करने वाला है वो लेस कर दो, तो लेस करने वाला आप लेस करो, तो आपका 17,20,000 प्लस 1,08,000 प्लस 7,20,000 प्लस 19,000 प्लस 2,20,000, तो बेटा आपका ये हो गया 27,87,000। इसको आप लेस कर दो, तो 27,87,000 इसको आप लेस कर दो, तो 79,86,415 माइनस 27,87 इसको लेस कर दो, तो आपके पास बचा 51,99,415, और फिर वो स्टॉक का एडजस्टमेंट है उसको ऐड कर दो प्लस 55,000, तो आपके पास आ जाएगा 52 लाख
54,415 और इसको बोलेंगे पीजीबीपी का इनकम। चलो भाई, एक ही सर काम पे लग गए। हाँ, तो ये तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम आ गया। तो भाई साहब, दिस इज योर पीजीबीपी का इनकम। तो पहले अपन ने इनकम कौन सा निकाला था? पहले अपन ने इनकम निकाला था आपके हाउस प्रॉपर्टी का, अब आपके पीजीबीपी का। कैपिटल गेन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधा चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। और अपन चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो आ जाइए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे। और बाबू, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक तो तुम्हारा डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी, तो डिविडेंड ले लो। तो अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम है? तो एक तो ले लो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज आप देखोगे 17 लाख एंड आपका 20,000 था। दूसरा आपका एफडी पे इंटरेस्ट। अरे खजूर खजूर, एफडी पे इंटरेस्ट लो। अब एक बात समझो, आपका एफडी का इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी, लेकिन बाबू एफडी पे इंटरेस्ट है ना, आपको नेट दे रखा है 1,08,000 और बोला इस पे टीडीएस कटा है। तो टीडीएस कितना कटता है रे? 10% से कटता है ना। एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस जो कटता है वो आपका 10% से कटता है। तो 10% से कटता है, इसका मतलब ये वाला जो 1,08,000 है, दिस इज फॉर 90%। तो आपका 100% के लिए कितना हुआ? तो 1,08,000 is for 90%, then what is the 100%? It's 1,20,000 आपका एफडी का इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद में एक बात बताओ, एफडी के इंटरेस्ट के बाद में आपको एक इनकम टैक्स का रिफंड पे इंटरेस्ट है, वो भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। तो इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, तो इनकम टैक्स रिफंड पे कितना इंटरेस्ट है? आप देखो 2,500 है बस, और कोई इनकम नहीं है अदर सोर्सेज में आई थिंक। तो ये तुम्हारे अदर सोर्सेज की इनकम आ जाएगी। तो अदर सोर्सेज की इनकम 17,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,500, तो 18,42,500। 18,42,500 है, ये आपका आ गया अदर सोर्सेज का इनकम। इसकी टोटल कर दो, इसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, या जिसको अपन जीटीआई बोलेंगे। तो 18,42,500 प्लस पीजीबीपी का इनकम 52,54,415 प्लस आपके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 5,04,000। तो सबकी टोटल कर दिया आपने, तो आ गया 76,00,00915। तो 76,00,00915। अब ले लीजिए आप डिडक्शन करके, ठीक है। अब आप ले लीजिए डिडक्शन, और लेस में लीजिए डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में पहले एटीडी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने जो पे किया है वो तो बाबू 35,000 पे किया है। आप देखो, आपने 35,000 पे किया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और चेक से पे किया है। बट बेटा मैक्सिमम कितना अलाउ होता है? सीनियर सिटीजन होता तो 50,000 मिल जाता है, ये सीनियर सिटीजन नहीं है। तो मैक्सिमम अलाउड इज 25,000। तो 25,000 रुपया आपको एटीडी में डिडक्शन मिल जाएगा। अब आपका पॉइंट एक ये होगा पारस कि सर एक बात बताओ, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के न्यूज़पेपर में या सोवेनियर में एडवर्टाइजमेंट दिलाया है, क्या ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी? या आंसर इज नो, ये डोनेशन नहीं है। आप एडवर्टाइजमेंट दिला रहे हो, ये थोड़ी डोनेशन होगा। ये डोनेशन नहीं है, आप एडवर्टाइजमेंट दिला रहे हो, दिस इज नॉट अ डोनेशन। तो क्या इस पे एटीजीजीसी में डिडक्शन मिलेगा? क्या नहीं बेटा, यहां एटीजीजीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा करके, ठीक है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं यहां पे लिख रहा हूं एडवर्टाइजमेंट इन द सोवेनियर, सोवेनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी is not treated as
डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, ये डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इसको डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेंगे, ठीक है। तो भैया इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अब आप निकाल दो, इट इज कॉल योर एनटीआई या टोटल इनकम। इसको अपन बोलेंगे एनटीआई या फिर टोटल इनकम। तो आपके पास आ गया 75,915 75,915। अब आपको निकालना है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल। देखो टैक्स पेबल और टैक्स लाइबिलिटी में फर्क है, क्या फर्क है आज मैं बताऊंगा। देखो तो अब इसके बाद लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। आपको बाबू पेबल निकालना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। तो टैक्स पेबल कैसे निकालेंगे? तो टैक्स पेबल निकालने के लिए पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो चलो अपन स्लैब रेट से टैक्स निकालो फटाफट। आप फटाफट आप एक काम करो, स्लैब रेट से टैक्स निकालो। तो स्लैब रेट से टैक्स निकालते टाइम 115 बीएससी तो नहीं ले रहे, 1,50,000 डैश पे डैश, 1,50,000 डैश पे डैश। जल्दी आएगा टीडीएस टीसीएस का रिवीजन इस मंथ के एंड तक आ जाएगा, ठीक है, और रिटर्न फाइलिंग का भी अप टू 2,50,000 डैश पे डैश। उसके बाद अगले वीक में आ जाएगा बस 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5% 12,500, मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख, 20% 1 लाख, मोर देन 10 लाख अप टू 75,75,915, 30%। तो भाई साहब का 30% इज 19,72,775। तो आपका यहां पे प्लस कितना आ गया, 20,85,276। अब क्वेश्चन आता है सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा। देखो फ्यूचर सीए, जो भी फ्यूचर सीए वाला बच्चा, देखो एडवर्टाइजमेंट डोनेशन थोड़ी होता है। अगर डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी होता तो आपको 80 जीजीसी में डिडक्शन मिलता है। इट इज नॉट अ डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अ एडवर्टाइजमेंट। सो एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ डोनेशन, तो यहां डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है। चलिए अब आप इसमें ऐड करिए सरचार्ज, एड सरचार्ज एट द रेट 10%, बिकॉज इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, तो 10% सरचार्ज आएगा। तो 2,08,000, 2,08,527 या 528 कर देता हूं। तो बाबू इसमें अगर 10% ऐड कर दिया तो 22,93,802 आया करके, ठीक है, 804 आएगा, 804, ठीक है। उसमें फिर आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो ये आ गया आपका 91,752, और इसकी आप टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 23,85,556। गाइस अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, हाँ अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। एनोनिमस पवन शर्मा, इसको बोला जाता है नेट टैक्स लाइबिलिटी। देखो इसको बोला जाता है नेट टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन अगर आप इसमें से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स लेस करोगे तो आपका नेट टैक्स पेबल आएगा। तो देखो नेट टैक्स लाइबिलिटी और नेट टैक्स पेबल में फर्क है। इट इज अ नेट टैक्स लाइबिलिटी, इतना तुम्हारा नेट टैक्स लाइबिलिटी है। अब आप इसमें क्या करोगे, ये जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है ना, इसमें से आप अगर लेस कर दोगे टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है, एक तो 90,000 तो बैंक एफडी के इंटरेस्ट पे,
क्योंकि आपका 1,20,000 का इंटरेस्ट था, 1,08,000 मिला, तो उस पे आपको कितना, अरे सॉरी, उस पे आपको कितना आपका टीडीएस कटा हुआ है, 12,000 कटा हुआ है। तो 12,000 का टीडीएस कटा हुआ है बैंक एफडी के इंटरेस्ट पे। 1,20,000 का इंटरेस्ट अपन ने आईएफओएस में लिया है और उस पे टीडीएस 10% कटा, तो 12,000 टीडीएस कटा हुआ है। और एडवांस टैक्स आपने भरा हुआ है, वो भी दे रखा है, देखो एडवांस टैक्स आपने 9 लाख भरा हुआ है। तो 9 लाख आपने एडवांस टैक्स भरा हुआ है, तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स अगर आप ये लेस कर दोगे तो आपको मिलेगा, अब यहां पे इट इज अ नेट टैक्स पेबल। तो देखो नेट टैक्स लाइबिलिटी और नेट टैक्स पेबल में फर्क है। नेट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो कि ये ऊपर आ गया, इट इज अ नेट टैक्स लाइबिलिटी। अगर इसमें से आप टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट टैक्स पेबल। तो यहां पे आपका नेट टैक्स पेबल है वो कितना आ गया, तो नेट टैक्स पेबल कम्स टू द आपका 14,73,556 आया। और अगर इसको आप राउंडेड ऑफ करोगे तो 14,73,560 है, इतना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। देखो नेट टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है टैक्स लाइबिलिटी। अगर आप उसमें से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स लेस कर दोगे, आपका जितना कटा हुआ है, तो वो जब आप लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नेट टैक्स पेबल करके, ठीक है। हाँ चलिए डन। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 24 करके, ठीक है। चलिए एक अपन डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करते हैं ना, एक अपन डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आपने इनडायरेक्ट मेथड से तो क्वेश्चन बहुत सारे कर रखे हैं। एक अपन डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको दे रखा होगा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। और चलो ना एक रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है वो अपन कर लेते हैं, तो जिससे क्या होगा ना आपको थोड़ा और बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अपन एक डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, और डायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन का नंबर है, आपकी कंपाइलर में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो है, बताओ सर बताओ रोहित भाई, क्या आपका रिप्लाई करे भाई, आपने कौन सा बैच लिया है, क्या लिया है? अगर आपने यही बैच लिया है तो आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या होता है, आपका अगर कॉन्सेप्ट जो है पढ़ाते टाइम वो क्लियर हो जाए। बताओ। चलिए सीए फाइनल पीजीबीपी का मास्टर क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। सुपर 30 डालेंगे तब डाल देंगे वो भी। चलो क्या बोल रहा है वो बच्चा, सर रिप्लाई नहीं कर रहे मेरा। अरे भाई इसमें मैं बताऊं, मैं लाइव लेना भी नहीं चाहिए ये मुझे, ये तो मैं जस्ट लाइव ले रहा हूं, जिससे कि अगर आप आराम से रिकॉर्डेड देखिए, आपका रिवीजन हो चुका है डीटी का पूरा, उसके बाद ये टॉपिक देखना है, उससे पहले नहीं देखना है। चलो डन, आ जाइए सब लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके क्लास में 19 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए, ये वाले क्वेश्चन पे। और भाई साहब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है जो मैं आपको डायरेक्ट मेथड से पीजीबीपी का इनकम निकालना सिखाऊंगा, कि डायरेक्ट मेथड से आप पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं करके, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से आप पीजीबीपी का इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, हाँ ये वीडियो बाद में भी अपलोड होगा, ये वीडियो बाद में भी आपको मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखिए क्या दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर आलोक। आलोक का टोटल इनकम निकालना है, टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। एज 58 ईयर्स है, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, मिस्टर आलोक इज अ एडवोकेट एंड फर्निश यू द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। तो देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालना होता है। तो पीजीबीपी के इनकम में आपको ध्यान रखना कि पीजीबीपी का इनकम जब अपन निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था पीजीबीपी का इनकम निकालने के लिए अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है या फिर आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है तो आपको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है और ये डिसअलाउड अलाउड ये सब करना है। लेकिन आपको रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है ना, तो सीधा आपको डायरेक्ट मेथड से पीजीबीपी का इनकम निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इस क्वेश्चन में अपन समझेंगे करके, ठीक है। तो आपको दे रखा है रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए सबसे पहले अगर अपन बात करें आपके रिसिट साइड में, तो रिसिट साइड में आपका ओपनिंग कैश बैलेंस दे रखा है 80,000 का। फीस फॉर लीगल सर्विस, आपके इस साल की जो लीगल सर्विस है वो लीगल सर्विस से इतना फीस मिला तो ये आपकी इनकम बन जाएगी। लेकिन आपने मोटर कार का लोन लिया है एसबीआई से 12% वाला पर एनम इंटरेस्ट, वो 5 लाख वो रिसिट अकाउंट में आया।
आपने सेल रिसिट ऑफ 5800 लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड ऑन 31 मार्च 2025, आपने लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचे हैं 5800 शेयर बेचे हैं, उसका रिसिट हुआ। अब अपन अगर मान लो पेमेंट साइड में देखते हैं तो आपके स्टाफ का सैलरी दे रखा है, अदर जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस दे रखा है, आपने ऑफिस का रेंट दे रखा है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया जिसका सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन आपको एटीसी में मिलेगा, ओल्ड स्कीम में। मोटर कार एक्वायर्ड इन द जनवरी 2025 बाय वे ऑफ द एनईएफटी, आपने मोटर कार खरीदा तो मोटर कार पे आपको डेप्रीशिएशन वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आपने बुक्स बॉट बाय वे ऑफ द अकाउंट पे चेक इन द मंथ ऑफ द मई जून एंड सितंबर, एनुअल पब्लिकेशन वाली है तो भी बुक्स पे आपको डेप्रीशिएशन मिलता है, बुक्स पे डेप्रीशिएशन मिलता है 40% की रेट से। रोहित यस आपके लिए भी सेम ही है बेटा, इट इज द सेम फॉर सीए एंड सीएमए इन द इंटरमीडिएट टैक्सेशन में कोई फर्क नहीं, आप क्वेश्चन भी देखोगे तो सेम आपको मिलते हैं करके, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन है वो यहां पे मिलेगा बुक्स पे। उसके बाद कंप्यूटर एक्वायर्ड किया ऑन द 1/11/2024 फॉर प्रोफेशनल यूज, पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक, तो इस पे भी आपको डेप्रीशिएशन मिलेगा। डोमेस्टिक आपने ड्राइंग की है तो ये तो बिजनेस का खर्चा नहीं है। मोटर कार का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस अगर मोटर कार बिजनेस में यूज हो रही है तो मेंटेनेंस बिजनेस का खर्चा होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपने 1,50,000 डाला तो इसका आपको एटीसी में डिडक्शन मिल सकता है, चेक करेंगे यहां पे एटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सब चीजें अपन चेक करेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या दे रखा है, कुछ अदर इंफॉर्मेशन और दे रखी है। लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑन विच एसटीटी वाज पेड वर एक्वायर्ड इन द अगस्त 2016, आपने जो लिस्टेड इक्विटी शेयर है ना ये आपने बेचे हैं, वो बेचे 5,95,000 में बेचे 5,800 शेयर, लेकिन ये आपने खरीदे कब थे, ये 2016 में खरीदे थे, जिसका कॉस्ट था वो 1,21,800 था और जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 को दे रखी है एंड 1 अप्रैल 2018 को दे रखी है 75 एंड 85 पर शेयर रेस्पेक्टिवली। अब एक बात समझना, अगर आपको याद रहेगा तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट लग रहा है 112A वाला, और 112A में हमने ग्रैंडफादरिंग रूल पढ़ा था और ग्रैंडफादरिंग रूल क्या बोलता था पता है, कि अगर आपने 1 फेब 2018 से पहले अगर कोई इक्विटी शेयर खरीदा है तो उसकी कॉस्ट क्या लेंगे पता है, उसकी कॉस्ट उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ले लो, या फिर दूसरा आप उसको कंपेयर करो एफएमपी एज ऑन 31 जन 2018 एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज लोअर, और उसका और उसकी एक्चुअल कॉस्ट विच एवर इज हायर है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनाएंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। अभी अपन करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे क्या दे रखा है, the motor car was put to use for both office and personal purpose and 1/3 of the motor car for personal purpose, no interest on car loan was paid during the current year। भाई आपकी जो मोटर कार है ना वो आपकी कुछ पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है, और आपकी 1/3 पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है तो 2/3 बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती होगी। भाई 1/3 आपकी पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है तो आपकी जो 2/3 जो है वो आपकी 2/3 जो है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती होगी। तो मोटर कार के जितने भी खर्चे हैं वो 1/3 डिसअलाउड हो जाएंगे और 2/3 है वो खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे। आगे देखिए क्या दे रखा है, इसने कुछ फ्लैट से रिलेटेड डिटेल दे रखी है। देखिए, मिस्टर आलोक परचेज अ फ्लैट इन कानपुर फॉर ₹35 लाख इन द जुलाई 2013 में खरीदा था इसने फ्लैट, cost of which was partly financed by the loan from the Punjab National Housing Bank Limited for 25 lakh and his own saving of ₹1 lakh and deposit from the Rapco Bank of ₹9 lakh। तो भाई साहब इसने क्या किया, 35 लाख का घर खरीदा था, और घर खरीदा था कानपुर में, और ये 35 लाख का घर था, इसमें 25 लाख का तो लोन लिया था पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक से, 1 लाख रुपया इसका खुद का सेविंग था, और डिपॉजिट लिया था उसने रैपको बैंक से 9 लाख रुपए का उसने डिपॉजिट लिया था। द फ्लैट वॉज गिवन टू द रैपको बैंक ओनली टू द लीज फॉर द 10 ईयर, और 35,000 जो है वो पर मंथ का उसका क्या है, रेंट है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, उसका जो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको दे रखा है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय आलोक इज 8,200 पर एनम एंड हाउस इंश्योरेंस उसने कराया 11,000 का। ये बाबू ये हाउस इंश्योरेंस वगैरह ये तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होता ना, हाउस इंश्योरेंस वगैरह है ये तो हाउस प्रॉपर्टी में अलाउ नहीं होता।
As per the interest certificate issued by the Punjab National Housing Finance Limited for the financial year 24-25, he paid 1,80,000 towards the principal and 2,01,500 as a interest. तो इसमें इस साल में उसने प्रिंसिपल का रीपेमेंट किया है वो 1,80,000 का किया है, एंड गाइस इंटरेस्ट का रीपेमेंट है वो 2,01,500 का किया है. इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलेगा, प्रिंसिपल का डिडक्शन है वो 80C में आप ले सकते हैं प्रिंसिपल हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल पे. आगे देखेंगे. He has earned 1,20,000 in the share speculation business and lost 1,80,000 in the commodity speculation business. तो भाई साहब इसका जो शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट है 1,20,000 का, और स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस भी है. तो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, और बाकी जो लॉस बचेगा उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले 4 साल तक. आगे क्या दे रखा है. Mr. Alok received a gift of 21,000 each from his 4 of his family friend. तो भाई साहब गिफ्ट मिल रहा है 21,000 एक से मिला मल्टीप्लाई बाय 4 से मिला, तो टोटल 84,000 का गिफ्ट है, और 84,000 का गिफ्ट है तो एग्रीगेट गिफ्ट इज मोर देन 50,000. अदर सोर्सेज में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. He contributed 1,21,000 to the PM Care Fund by way of the bank draft. PM Care Fund में डोनेशन दिया, इसका डिडक्शन 80G में मिलेगा. 80G याद करो. तो 80G जो है वो 80G में इसका जो है वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. जब आप पीएम केयर फंड में डोनेशन देते हैं तो आपको डिडक्शन 80G में मिलता है. He donated to the registered political party of rupees 3,50,000 by way of the check. तो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया तो 80GGC में डिडक्शन मिलता है. चलिए आगे क्या दे रखा है. ही फॉलो द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, और आपको यहां इंडेक्स नंबर वगैरह दे रखा है जिसका कोई यूज इस क्वेश्चन में आएगा नहीं. यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ आलोक फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 in the manner so that he can make the maximum tax saving. एक बात बताऊं, he can make the maximum tax saving. मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसा लिया है जिससे आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, न्यू टैक्सेशन रिजिम से एज वेल एज द ओल्ड टैक्सेशन रिजिम से. आपको दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा, न्यू टैक्सेशन रिजिम से भी करना पड़ेगा, ओल्ड टैक्सेशन रिजिम से भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो दे रखा है कि मैक्सिमम टैक्स सेविंग किसमें होगा वो बताना है. तो जब मैक्सिमम टैक्स सेविंग किसमें होगा वो आपको बताना है, तो भाई साहब आपको दोनों ही रिजिम से सॉल्व करना पड़ेगा, ओल्ड और न्यू दोनों से करना पड़ेगा. चलो अपन न्यू से पहले कर देते हैं और उसके बाद अपन ओल्ड से करेंगे. हमेशा न्यू से पहले करने का डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से, उसके बाद में अपने को ओल्ड से करने का. तो चलिए आप लोग मेरे साथ साथ लिखना चालू करेंगे ये क्वेश्चन को, ठीक है. ये क्वेश्चन को आप मेरे साथ साथ इसका सॉल्यूशन है वो आप लिखना चालू करेंगे. तो सबसे पहले लिखिए आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19. तो देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 217. वाओ 216 भी लिख सकते हो, 216 पेज नंबर 216. तो चलो मैं इसका फोटो ले लेता हूं, जिससे क्या होगा ना, मैं इसका फोटो ले लेता हूं. चलो सर कोई कूपन कोड बता दो प्लीज. आपसे कूपन कोड तो अभी कुछ नहीं है. मार्च एंडिंग को टीडीएस टीसीएस रिवीजन आ जाएगा, ठीक है. चलो दोनों से इस क्वेश्चन को करेंगे. पहले अपन न्यू टैक्सेशन रिजिम से करते हैं. आप अपने सामने क्वेश्चन रखना, मेरे सामने क्वेश्चन है, मैं थोड़ा थोड़ा फास्ट जाऊंगा, थोड़ा सा करके, ठीक है. लिखो पार्ट ए, और पार्ट ए में लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी
एज पर डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। बंदे का नाम लिखो मिस्टर आलोक, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। कितनी देर चलेगा और क्लास? आधा घंटा बस। उसके बाद के जो क्वेश्चन अब मेरे सॉल्व नहीं करा रखे उसको मैं सॉल्व करके PDF अपलोड कर दूंगा, आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। आधा घंटा ये क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं पूरा, उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसका मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा सॉल्व करके कल परसों आपके ग्रुप में, तो जिससे आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। चलो आप एक काम करो, यहां पर ले लीजिए 2 पेज में, चलो आ जाइए सब लोग। तो लिखिए रुपीस, रुपीस फटाफट करेंगे साथ साथ में। चलिए सबसे पहले ले लीजिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और उसने जो घर भाड़े पे दे रखा है वो किसी बैंक को दे रखा है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी में भाई साहब उसमें देखो, आप अगर देखोगे आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 देखो, उसमें देखो 35,000 पर मंथ का रेंट है। तो 35,000 पर मंथ का रेंट है, तो 35,000 पर मंथ का रेंट है, तो सीधा इसी को अपन ग्रॉस वैल्यू बोल देते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो आपका एक्चुअल रेंट है वो एक्चुअल रेंट ही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है। तो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ का रेंट कितना हुआ? सो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ आपका 4,20,000 हो गया। उसके बाद उसने म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया, तो हाउस प्रॉपर्टी में गांव में से म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हो, वो लेस करोगे तो नाउ बचेगा, नेट एनुअल वैल्यू बचेगा। तो लेस कर दीजिए, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, और आलोक ने ही पे किया है 8,200। तो आपके पास आ गया नाउ नेट एनुअल वैल्यू। तो नेट एनुअल वैल्यू, हाँ जी देवेश भाई, यस। चलो आप एक काम करो, 4,20,000 माइनस 8,200 लेस कर दीजिए, तो 4,11,800। अब एक बात बताओ, इसमें से आपको एनएवी में से दो चीजें लेस होती है, वन इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, और वन इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लेस करिए, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, और दो चीजें ए एंड बी, वन इज द स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और एनएवी, और दूसरा इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आप देखोगे 30% ऑफ एनएवी आपका कितना आएगा, तो इसका 30% करिए तो 1,23,540, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा अलाउ हो जाएगा। अरे लवली, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पूरा अलाउ हो जाएगा, क्योंकि देखो एसओपी के केस में लिमिट होती है यार, एसओपी के केस में लिमिट होती है, ये तो एलओपी है, एलओपी के केस में कोई लिमिट नहीं होती। तो 2,01,500 पूरा अलाउ हो जाएगा, तो 2,01,500 पूरा अलाउ हो गया। अब आप बताइए आपके हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना बचा? तो आपका 4,11,800 माइनस 123,540 माइनस 201,500, तो आपका आ गया 86,000 एंड गाइस 760। ये आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम हुआ। तो जैसे ही हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम हो गया, उसके बाद एक छोटी सी थीन लाइन ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज द हाउस प्रॉपर्टी हेड का इनकम। यस, लेट आउट प्रॉपर्टी में, लेट आउट प्रॉपर्टी जो है ना, वो लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट का लिमिट ही नहीं है, जितना इंटरेस्ट है वो सब अलाउ हो जाएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में अब आप चालू करेंगे पीजीबीपी का इनकम। अब आप चालू करेंगे यहां पे प्रॉफिट
एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर देखो पीएनडल दे रखा है या आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है तो इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। लेकिन यहां तो पीएनडल नहीं देखा दे रखा ना, यहां तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, तो बड़ा सिंपल है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है तो पीजीबीपी का इनकम कैसे निकालने का पता है, पहले इनकम ले लो और बिजनेस के सब खर्चे लेस कर दो। पहले इनकम ले लो, मतलब रिसिट ले लो, जो इनकम आई वो बिजनेस की प्रोफेशन की इनकम ले लो और जितने बिजनेस के खर्चे वो सब लेस कर दो, आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल होता है वो तो आप एक काम करो, सबसे पहले ले लो आपका इनकम। तो इनकम में आप देखो रिसिट साइड देखो, और आप रिसिट साइड देखोगे तो आपको दे रखा है फीस फ्रॉम लीगल सर्विस। तो सबसे पहले आप ले लो यहां पे, दैट इज द फीस फ्रॉम एडवोकेट है, तो फ्रॉम लीगल सर्विस। और लीगल सर्विस से उसका फीस कितना हो रहा है, 49,60,000। 49,60,000। अब आप इसमें से खर्चे सब लेस कर दो, बिजनेस के जो जो खर्चे होते हैं, तो लेस कर दो एक्सपेंसेस अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 37। भाई 30 to 37 में जो जो बिजनेस के खर्चे अलाउ होते हैं सब अलाउ कर दो, लेस कर दो। अब आप देखो खर्चे कहां दे रखे, आप एक काम करो पेमेंट साइड में चलो, और पेमेंट साइड में चलो, जो जो खर्चे आपको लगते हैं बिजनेस के खर्चे अलाउ होने चाहिए वो अलाउ कर दो। तो सबसे पहले आप लो स्टाफ सैलरी एंड बोनस। आप देखो पेमेंट साइड में दे रखा है स्टाफ सैलरी अलाउ होना चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें, स्टाफ सैलरी एंड बोनस अलाउ होना चाहिए। तो स्टाफ सैलरी एंड बोनस है वो आपका अलाउ होना चाहिए। मैं इसको अंदर वाले कॉलम में ही लिख लेता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो एक काम करता हूं, इसको मैं लेता हूं बाहर वाले कॉलम में, और ये इसको जो खर्चे है वो लेता हूं यहां पे। तो 17,50,000 है वो स्टाफ सैलरी एंड बोनस आया, गया बिजनेस प्रोफेशन का खर्चा है। उसके बाद में अदर जनरल एक्सपेंसेस भी अलाउ होगा, क्या दिक्कत है, तो अदर जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो अदर जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस आपका 22 लाख है, अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑफिस का रेंट है, ये भी अलाउ होगा भाई, क्या दिक्कत है, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का रेंट है तो बिजनेस का खर्चा है। ऑफिस रेंट 1,48,000 अलाउ है। ऑफिस रेंट के बाद आप देखो, ऑफिस रेंट के बाद आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वो तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। मोटर कार आपने एक्वायर की है तो मुझे एक बात बताओ, मोटर कार पर डेप्रीशिएशन वगैरह भी मिलेगा। और मोटर कार का एक मेंटेनेंस का खर्चा दे रखा है, वो पहले ले लेते हैं। आप देखो उसके नीचे जाओगे तो वहीं पे पेमेंट साइड में आप देखो मोटर कार का मेंटेनेंस दे रखा है, तो पहले वो ले लेते हैं। और मोटर कार से वो 2/3 बिजनेस प्रोफेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो 2/3 खर्चा ही अलाउ होगा। तो ले लीजिए ऑफिस रेंट के बाद सीधा मोटर कार मेंटेनेंस। तो मोटर कार मेंटेनेंस में आप एक बात समझेंगे, वहां 72,000 है, बट 72,000 में से 2/3 ही अलाउ होगा जितना बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। तो 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, इट्स 48,000 आपको अलाउ हो जाएगा। तो 48,000 है वो मोटर कार का मेंटेनेंस है, वो आपको अलाउ हो जाएगा करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में आपकी जितनी भी असेट है उस पर डेप्रीशिएशन ले लेते हैं। जितनी भी असेट है उस पे अपन डेप्रीशिएशन ले लेते हैं। तो अपन यहां पे ले लेते हैं डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स। और डेप्रीशिएशन ऑन असेट्स, अब एक बात बताओ, इस साल कौन कौन सी असेट खरीदी, सबसे पहले मोटर कार ही ले लेते हैं। तो देखो मोटर कार पे डेप्रीशिएशन कितना मिलेगा, आप अगर देखोगे तो मोटर कार आपने खरीदी कितने में है, तो मोटर कार की वैल्यू 9,50,000 है। आप पेमेंट साइड में देखो 950 की मोटर कार है। डेप्रीशिएशन कितना मिलता है, मोटर कार पे 15% की रेट से डेप्रीशिएशन मिलता है। और मोटर कार आपने जनवरी 2025 में खरीदी है, तो जनवरी 2025 में खरीदी है पारस, तो एक बात बताओ लेस देन 180 डेज है। तो मोटर कार लेस देन 180 डेज है, तो आपको डेप्रीशिएशन 50% की रेट से मिलेगा, मीन 7.5% डेप्रीशिएशन की रेट हो जाएगी। और बाबू बिजनेस के लिए तो मोटर कार 230 यूज होती है,
बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए तो 2/3 यूज होती है, तो आपको डेप्रीशिएशन कितना अलाउ होगा, तो 9,50,000 मल्टीप्लाई बाय आपका 7.5% मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो इट्स कम्स टू द आपका 47,500 है, इतना आपका मोटर कार का डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। फैजान भाई, तो फैजान भाई मोटर कार जनवरी 2025 में खरीदी है तो लेस देन 180 डेज है, हाफ रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा, तो आपका रेट होता है 15%, उसका हाफ रेट और 2/3 डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, क्योंकि आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रही है वो 2/3 हो रही है, तो 2/3 आपको डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाएगा। चलो मोटर कार के बाद अपन लेते हैं बुक्स, कि बुक्स पे कितना डेप्रीशिएशन मिलेगा, तो बाबू आप देखोगे बुक्स आपकी 80,000 की है और 80,000 की आपकी बुक है, और बुक्स जो आपने खरीदी थी वो कब खरीदी थी, वो तो आपने मई जून सितंबर, मतलब आपने जो है वो 4 अक्टूबर से पहले खरीदी हुई है भाई, आपने 4 अक्टूबर से पहले खरीदी हुई है, तो फुल रेट से डेप्रीशिएशन मिलेगा, और बुक्स पे 40% की रेट से डेप्रीशिएशन मिलता है, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, इसका मतलब आपको 32,000 का डेप्रीशिएशन अलाउ हो जाएगा बुक्स पे। बुक्स के बाद आप देखोगे आपका कंप्यूटर और है, बुक्स के बाद अगर आप देखोगे तो आपका कंप्यूटर और है, और देखो कंप्यूटर पे आपका कितना है करके, ठीक है, तो कंप्यूटर और है, तो कंप्यूटर की वैल्यू आप देखोगे 52,000 है, तो 52,000 का कंप्यूटर, और कंप्यूटर आपने खरीदा है 1/11/2024, तो लेस देन 180 डेज है, तो भाई साहब इस पे आपका 40% का डेप्रीशिएशन रेट, बट इस साल में 50% ही मिलेगा, तो 52,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 10,400 आ गया। तो ये जितने भी खर्चे थे ये तुम्हारे बिजनेस के खर्चे हैं, और कोई बिजनेस के खर्चे नहीं है, तो आप इसको लेस कर दीजिए, तो 17,50,000 प्लस 22 लाख प्लस 1,48,000 प्लस आपका 48,000 प्लस आपका 47,500 प्लस 32,000 प्लस 10,400, इट्स कम्स टू द आपका 42,35,900 है, ये आपके खर्चे हैं। तो अब बताइए आपका पीजीबीपी का इनकम कितना होगा फ्रॉम द प्रोफेशन, तो प्रोफेशन से आपका पीजीबीपी का इनकम हुआ 4960, तो आपका 7,24,100, दैट इज इट इज योर पीजीबीपी इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन, इतना आपका प्रोफेशन से पीजीबीपी का इनकम हुआ। मेरे को ऐसा दग दग हो रहा है, टेंशन मत ले, दग दग मत कर करके, ठीक है, थोड़ा रिवाइज करके करेगा तो आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, आपको स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कुछ इनकम दे रखा है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कुछ लॉस भी दे रखा है करके, ठीक है। तो चलो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इसके बाद में ले लेते हैं अपन, पीजीबीपी ये निकाल दिया, ये तो तुम्हारे प्रोफेशन वाले का हो गया। अब अपन ले लेते हैं स्पेक्युलेटिव बिजनेस का, तो देखो हम यहां पे लेते हैं इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, तो इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस आप देखेंगे तो आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस से इनकम कितना है, आपके नोट्स में देखिए, और नोट्स में आप देखेंगे 1,20,000 है, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के सामने आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस आप सेट ऑफ कर देंगे, तो लेस कर दीजिए, उसके साथ साथ दे रखा है लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और 1,20,000 तो आप सेट ऑफ कर देंगे, लेकिन एक बात बताओ टोटल लॉस तो आपके 1,80,000 है स्पेक्युलेटिव बिजनेस के। एक बात बताओ टोटल लॉस कितने, 1,80,000, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस सिर्फ स्पेक्युलेटिव बिजनेस से सेट ऑफ होते हैं और किसी से नहीं होते, तो बाकी वाले लॉस है वो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, या अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉस अगले 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं नोट में लिखूंगा, यहीं पे मैं नोट में लिखूंगा कि स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम। सो
रिमेनिंग लॉस ऑफ रुपीज 60,000 shall be carry forward for next 4 assessment years। तो भाई साहब ये अगले 4 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हमें वो पीडीएफ कहां मिलेगा, सॉल्यूशन वाला? ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा करके, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके, जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं है वो भी मैं सॉल्व करके कल परसों आपके ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आपके ड्राइव में अपलोड करूंगा। तो जहां से आप लेक्चर देखते हैं उस ड्राइव में भी रहेगा, आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो 4 कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट 4 असेसमेंट ईयर्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा पीजीबीपी का इनकम यहां पे हो जाता है। थोड़ा पानी पी लेता हूं। चलो ये पीजीबीपी हो गया। अब पीजीबीपी के बाद अगला हेड आता है कैपिटल गेन। तो आ जाइए सब लोग कैपिटल गेन पे। और अगला हेड आता है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। अब एक बात बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और कैपिटल गेन में एक बात बताओ, यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ द लिस्टेड शेयर। तो लिस्टेड शेयर को बेचने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स अंडर सेक्शन 112A। अब देखो 112A वाला कैपिटल गेन है, इसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने में बेचा। आप एक काम करो, आपका रिसिट साइड देखो, जो रिसिट एंड पेमेंट के रिसिट साइड में देखोगे 5,95,000 है। तो 5,95,000 इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें से आपको लेस करना पड़ता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको बताया था एक ग्रैंड फादरिंग रूल। और ग्रैंड फादरिंग रूल क्या होता है? 112A जब लगता है तब वहां एक ग्रैंड फादरिंग रूल लगता है। वो क्या बोलता है कि अगर आपने लिस्टेड शेयर 1 Feb 2018 से पहले खरीदा हुआ है तो आपको इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे लेना है पता है? ऐसे याद नहीं आएगा, बट डोंट वरी, इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ले लो। और उसके बाद में आप एक काम करो, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है 31 जैन 2018 की एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इन दोनों में से लोअर ले लो और बेटा इसमें से दोनों में से हायर ले लो। तो अब एक बात बताओ, इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो मुझे पता है, इसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 5,95,000 है। अब इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है वो भी आपको दे रखा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको 121,800 दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप अगर देखोगे तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको देखो नोट में देखो, तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने खरीदा था 121,800 में, तो कॉस्ट 121,800 है। अब फेयर मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है? तो आप देखोगे इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना 31 जैन 2018 को 75 है और टोटल शेयर आपने 5,800 बेचे हैं। तो 5,800 मल्टीप्लाई बाय 75 कर दीजिए। तो 5,800 मल्टीप्लाई बाय 75, इसका मतलब आपका 4,35,000 आ जाएगा। इन दोनों में से लोअर होता है वो 4,35,000 होगा। एंड गाइस 1,21,800 एंड 435, तो इनमें से हायर होगा वो आपका ये आ जाएगा 435। इसको लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको कितना मिलेगा? 595 से आपको यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो मिलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 595 माइनस 435, आपको 1,60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। 1,60,000 का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा 112A वाला। हाँ जी,
हेलो सर, सीए फाइनल एंड हैव अटेम्प्ट इन मे, पीजीबीबी के जो मास्टर क्वेश्चन है उसका वीडियो ओपन मोड में कहाँ रखा है? अरे आपके उसी में रखा हुआ है, आपको जो पढ़ाया होगा उसी के साथ में दिया होगा, आप देखो एक बार करके, ठीक है? डाल रखा है। हाँ, आज रिवीजन लेक्चर आ जाएगा, आंसर इज यस, मार्च एंड तक रिवीजन लेक्चर आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? मार्च एंड तक आपका रिवीजन लेक्चर आ जाएगा। चलो डन। अब अपन लिखते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये कैपिटल गेन हो गया। कैपिटल गेन के बाद बाबू देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया यार, ये कुछ ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। तो चलो अब कैपिटल गेन के बाद लिखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एक आपको गिफ्ट मिला है ना, वो लो, कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, और आपको आई थिंक 21,000 गिफ्ट मिला, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 से मिला है, तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 4 इट्स 84,000। और यहां पे लिख लो सिंस गिफ्ट इन मनी more than 50,000, so it is fully taxable। तो ये आपके लिए पूरा टैक्सेबल है। चलिए अब आप इसकी टोटल करो, इट इज कॉल योर ग्रॉस टोटल इनकम। इसको करना है ग्रॉस टोटल इनकम। चलो पीएम नरेंद्र मोदी भी मैसेज कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बात है, कल राष्ट्रपति भवन मुझे बुला रहे हैं, थैंक यू पीएम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 86,760 प्लस, कितने फनी बच्चे हैं, 724,100 प्लस 1,60,000 प्लस 84,000, कितना आ रहा है, कितना आया रे? 10,54,860। तो ग्रॉस टोटल इनकम में लिखो 10,54,860। अब एक बात समझो, इसमें से डिडक्शन एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो। तो 115 बीएससी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हो, तो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A नॉट अवेलेबल। वहां कुछ अवेलेबल होते थे, कौन कौन से? 80JJAA, 80CCD2 एंड 80CCH2, वो तो है ही नहीं। तो यही तुम्हारी आ जाएगी टोटल इनकम, यही तुम्हारी आ जाएगी टोटल इनकम। तो इट इज 10,54,860, ठीक है? चलो अब आप एक काम करो, इस पे आप टैक्स निकाल दो न्यू स्लैब रेट से, इस पे आप टैक्स निकालो न्यू स्लैब रेट से। बट इसमें बेटा एक तो एलटीसीजी वाला स्पेशल रेट्स का इनकम है, बट ये एलटीसीजी वाले शेयर कब बेचे थे देखो ना एक बार, आपने ये एलटीसीजी वाले जो शेयर बेचे थे वो कब बेचे थे? आपने एलटीसीजी वाले जो शेयर है वो कब बेचे थे? तो आप देखो, आपने एलटीसीजी वाले जो शेयर है वो कब बेचे थे, देखो देखो देखो, आप डेट देखो, आपने एलटीसीजी वाले शेयर है वो कब बेचे थे? 31 मार्च 2025 को। तो एक बात बताओ, यहां तो न्यू टैक्सेशन वाला 12.5% लग जाएगा, इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। तो आप एक काम करो, यहां पे आप टैक्स कैसे निकालोगे? तो अब आप यहीं पे चालू कर दो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी निकालते टाइम सबसे पहले टैक्स ऑन एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, और ये कौन सी रेट से लगेगा पता है आपको? अगर याद रहेगा तो 12.5% इन एक्सेस ऑफ ₹1,25,000, 1,25,000 के ऊपर वाले पे आपको 12.5% लगेगा। तो आपका कितना? 1,60,000 है ना, तो 1,60,000
-1,25,000, तो 1,60,000 माइनस 1,25,000, तो 35,000 बचा, और 35,000 पे 12.5%, 35,000 पे 12.5%, तो कितना आया? 4375, 4375 आ गया। कितना आ गया? 4375। अब एक बात समझो, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, बाकी तो सब तुम्हारा कौन सा इनकम है? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, अदर सोर्सेज का है। तो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम स्लैब रेट से निकाल दो। अब एक बात बताओ, बैलेंस इनकम बचा कितना तुम्हारा? तो आपका 10,54,860 माइनस कर दो 1,60,000 एलटीसीजी था, तो 10,54,860 माइनस 1,60,000, तो ये बच गया आपका 8,94,860। हाँ, अब इस पे स्लैब रेट से टैक्स निकालो। नया स्लैब रेट, नया स्लैब रेट, और नया स्लैब रेट क्या है नए स्कीम का? तो अप टू 3 लाख, डैश पे डैश, मोर देन 3 लाख, अप टू 7 लाख, 5% 20,000 आता है, मोर देन 7 लाख, अप टू 8,94,860, 10%। तो आप एक काम करो, 8,94,860 माइनस 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, तो 19,486 आ गया, प्लस 20,000, तो ये आपका आ गया टैक्स 39,486। सॉरी, हाँ हाँ, ऑल पीपल। दिव्या, हाय दिव्या, हाउ आर यू? चलिए अब इधर देखो सब लोग, तो आप टोटल टैक्स करो 4375, 43,861, और इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें आपको ऐड करना है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो इसका 4% है वो 1754 है, 1754 प्लस ये कर दो, तो आपका हो गया 45,615, और अगर राउंडेड ऑफ करोगे तो 45,620 है। दिस इज कॉल योर नेट टैक्स लाइबिलिटी। इतना आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा, इतना आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी पारस आ जाएगा, दैट इज 45,620। ये वाला न्यू रेट से स्लैब रेट से निकाला। अब एक बात बताओ, अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में जाते तो क्या फर्क आता? एक बात बताऊं, आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कोई फर्क नहीं आता, पीजीबीपी की इनकम में भी कोई फर्क नहीं आता, कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं आता, अदर सोर्सेज में कोई फर्क नहीं आता, सिर्फ डिडक्शन मिल जाते, सिर्फ डिडक्शन मिल जाते, सिर्फ डिडक्शन मिल जाते करके, ठीक है, सिर्फ डिडक्शन मिल जाते अगर आप ओल्ड टैक्सेशन रिजिम लेते तो चलो अपन ओल्ड टैक्सेशन रिजिम से कर देते हैं पार्ट 2 करके। तो अब आप इसके बाद लिखिए पार्ट बी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी if assessee opt out from section 115 BAC। देखो, अगर वो ऑप्ट आउट करता तो क्या होगा? सिर्फ डिडक्शन मिल जाते, डिडक्शन मिल जाते। अगर आप मई में एग्जाम दे रहे हैं एनोनमस या सितंबर, आपका सिलेबस सेम है, टैक्स में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, अपन अगर मान लो यहां पे ऑप्ट आउट कर देते 115 BAC, तो आपको ओल्ड टैक्सेशन रिजिम लगता, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम तो सेम ही होती ना,
तो ग्रॉस टोटल इनकम एस कंप्यूटेड अबोव। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपने कितना कंप्यूट किया था ऊपर, वो एज इट इज ले लो, 1054,860। अब आप इसमें से डिडक्शन लेस करो, तो डिडक्शन मिलते ओल्ड टैक्सेशन रिजिम में, तो लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। और डिडक्शन में क्या क्या लेते आप लिखते जाइए करके, ठीक है। डिडक्शन में भाई साहब क्या क्या लिखते, एक तो एटीसी ले लो, आप अपनी बुक में देखते जाइए। तो डिडक्शन में एक तो एटीसी में, बट एटीसी में बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, आप पेमेंट साइड में देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है। दूसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 49,000 है, देखो। उसके बाद आपका रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। उसके बाद आपका पीपीएफ भी है, देखो बहुत सारा है। तो रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन अगर आप जाओगे, देखो आप अगर देखोगे थर्ड एडजस्टमेंट, तो 1,80,000 का रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन है। और पीपीएफ वाला पॉइंट आप देखो, आपका पीपीएफ वाला पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाला जो पॉइंट है वो भी आपको दे रखा है। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो देखिए 1,50,000 है। और कहां दे रखा है आप देखो, पीपीएफ वाला पॉइंट आपको दे रखा है 1,50,000, आपने पीपीएफ में पेमेंट किया। आप पेमेंट साइड में देखिए, तो 1,50,000 आपका पीपीएफ वाला है। अब एक बात समझो, ये टोटल कितना होता है, तो टोटल आपका हो रहा है 49,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,50,000, ये आपका 3,79,000 होता है। लेकिन गाइस एटीसी में मैक्सिमम कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000 का मिलेगा। तो एटीसी में इट इज अ मैक्सिमम अलाउड इज 1,50,000। तो एटीसी का लिमिट 1,50,000 है, तो 1,50,000 एटीसी का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आप देखो एटीजी, वो पीएम केयर फंड वाला, तो एटीजी में मिलेगा जी रेस्पेक्ट देने का, डोनेशन टू पीएम केयर्स फंड। मोदी जी आपके लिए डोनेशन आ गया, तो पीएम केयर फंड में आपने डोनेशन है वो 1,21,000 पूरा मिलेगा 100%। एक आपने पॉलिटिकल पार्टी को और दिया है, एटीजीजीसी में जाएगा पॉलिटिकल पार्टी वाला। तो पॉलिटिकल पार्टी को आपने दिया है, देखो आपको 3,50,000 दे रखा है। तो डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, टू पॉलिटिकल पार्टी 3,50,000, 100% डोनेशन मिलता का डिडक्शन मिलता है, कैश में नहीं होना चाहिए बस। तो ये आपकी आ जाएगी बाबू नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। तो आपका 10,54,860 माइनस 1,50,000 माइनस 1,21,000 माइनस 3,50,000, तो आपका 4,33,860 है। इट इज कॉल योर टोटल इनकम। ये तुम्हारा आ गया टोटल इनकम। अब इस पे टैक्स निकालेंगे 4,33,860। अब आप इस पे टैक्स निकालेंगे, आप बीजेपी ज्वाइन करोगे, आप बताओ, आप अगर बोलोगे तो करना ही पड़ेगा, आपके सामने किसी और की कोई चलती है क्या, आप ही की चलती है। तो चलो टोटल इनकम के बाद आप टैक्स कैलकुलेट करिए। तो टैक्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहला तो आपका एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, और एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A का जो ऊपर टैक्स निकाला था वो एज इट इज इतना ही आ जाएगा भाई। यहां पे आपने एलटीसीजी 112A पे टैक्स निकाला था, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112A, दैट इज टैक्स एट द रेट 12.5% इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,25,000। तो आपका था कितना, 160 था ना, आई थिंक 160, तो 35,000 पे 12.5 आया था।
35,000 पे 12.5%, 4375। अब एक बात बताओ, आपकी बैलेंस इनकम पे टैक्स कितना निकालेंगे? तो टैक्स ऑन बैलेंस इनकम, तो आप 433,860 माइनस कर दीजिए, 433,860 माइनस 1,60,000, तो 2,73,000, सॉरी 1,60,000, तो आपके पास बचा 2,73,860। अब इस पे आप स्लैब रेट से टैक्स निकालिए। चलो यहां पे एक बात बताइए, यहां पे आपका अप टू 2,50,000 डैश पे डैश, 250 अप टू 2,73,860, 5%, 5%, दैट इज 1193। तो आप एक काम करो, 1193 प्लस 4375, ये आपका आ गया 5568। लेकिन बेटा यहां 87A का रिबेट भी मिलेगा। और 87A का रिबेट क्यों मिलेगा? क्योंकि एक बात बताओ, यहां आपकी नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, तो नेट टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख है, रेजिडेंट इंडिविजुअल 87A का रिबेट मिलेगा। बट 87A का रिबेट आपको 112A के टैक्स के सामने नहीं मिलता, 112A के टैक्स के सामने नहीं मिलता। तो 112A का जो टैक्स है ना, इसके सामने आपको 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, बाकी इसके सामने मिल जाएगा। आंसर इज यस। तो इसमें से आप लेस कर दीजिए, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। और 87A का रिबेट कितना मिलेगा? जो भी तुम्हारा टैक्स अमाउंट है और 12,500 विच एवर इज लोअर। बट ये बेटा 112A के सामने नहीं मिलता, ये 112A का एक ही ऐसा टैक्स है ना 112A, उसके सामने नहीं मिलता LTCG, बाकी सबके सामने मिल जाता है। तो आपका 1193 और 12,500, तो पूरा 1193 का मिल जाएगा। तो तुम्हारा टैक्स जो बचेगा वो कितना बचेगा पता है? 4375 बचेगा। और 4375 में अब आप ऐड कर दीजिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। तो यहां पे आप 4375 का 4%, इट्स 175, और 175 को ऐड कर दीजिए, इट इज कॉल योर नेट टैक्स लायबिलिटी। तो आज मैंने आपको दो क्वेश्चन कराए, एक आपको डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम से और एक आपको कराया जनरल वाला, जिसमें आपका ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजिम। तो ओल्ड से कराया, न्यू से कराया, और दो क्वेश्चन कराए, एक डायरेक्ट मेथड से एक इनडायरेक्ट मेथड से करके, ठीक है। दो बड़े बड़े क्वेश्चन कराए, बहुत ही बड़े क्वेश्चन थे, इतने छोटे क्वेश्चन नहीं थे गाइस। अब आपके लिए मैं लाइव लेक्चर नहीं लूंगा, मैंने टोटल इनकम के आपको काफी क्वेश्चन करा दिए। लास्ट लेक्चर में मैंने 3-4 क्वेश्चन कराए थे, आज मैंने 2 क्वेश्चन कराए। मैंने जब क्लास के लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चन और कराए थे, तो अप्रोक्स 10 क्वेश्चन मैंने करा दिए। अब कुछ क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन जो नहीं दिए हैं, उसके सॉल्यूशन मैं यहां पे सॉल्व करके और आपको दे दूंगा। यहां पे सॉल्यूशन जो है उसको मैं सॉल्व करके मैं आपको दे दूंगा करके, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके और मैं दे दूंगा। अब आपका मेरी साइड से सिर्फ 2 रिवीजन लेक्चर पेंडिंग है। एक तो तुम्हारा रिवीजन लेक्चर पेंडिंग है, दैट इज टीडीएस टीसीएस का, और एक रिटर्न फाइलिंग का, वो मैं आपको दे दूंगा। तो रिवीजन लेक्चर जो है आपका, एक तो टीडीएस टीसीएस वाला और एक तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का, वो मैं आपको दे दूंगा। टेस्ट पेपर मैंने वो आपको दे रखे ऑलरेडी, टॉपिक वाइज 3-3 टॉपिक को मर्ज करके टेस्ट पेपर मैंने आपको दे रखे हैं। अब मैं आपको सुपर 30 क्वेश्चन और दे दूंगा, एक 30 क्वेश्चन का लिस्ट दे दूंगा। हाँ, ये भी रिकॉर्डेड मिलेगा, ये आज का लेक्चर है, इसको भी आपको रिकॉर्डेड में भी मिलेगा, लाइव में भी है ये करके, ठीक है। यूट्यूब पे तो है ही है करके, ठीक है, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अब मैं आपके लिए एक सुपर 30 का एक लिस्ट दे दूंगा, वो सुपर 30 क्वेश्चन दूंगा जो बेस्ट क्वेश्चन है, और ऐसे टोटल इनकम के वगैरह बेस्ट क्वेश्चन दूंगा, जो अगर आपने कर लिए तो आपका काम बन जाएगा।
अगर वो आपने कर लिए तो आपका काम बन जाएगा। तो जैसे मैंने ये बड़े बड़े क्वेश्चन कराए ना, तो ऐसे मैं 30 क्वेश्चन का एक लिस्ट बनाऊंगा, सुपर 30 क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, वो कर दोगे तो डीटी में आपको 50 में से आराम से 35-40 नंबर तक आप ला सकते हैं। अगर ढंग से करेंगे 35-40 नंबर तक आप ला सकते हैं डीटी में। इतना बढ़िया वाला सब्जेक्ट है, बस ये वास्ट बहुत है, वास्ट बहुत है, याद बहुत सारा रखना पड़ता है करके, ठीक है, याद बहुत सारा रखना पड़ता है, बट क्या ही करे करके, ठीक है। बट जैसे आज आपने किया तो आपको कितना सारा रिकैप हो गया, यहाँ हाउस प्रॉपर्टी रिकैप हुआ, यहाँ पे कैपिटल गेन रिकैप हुआ, बिजनेस रिकैप हुआ, उसके साथ साथ में आपको टैक्स में न्यू टैक्सेशन रिजीम रिकैप हुआ, ओल्ड टैक्सेशन रिजीम हुआ, 87A हुआ। तो पूरा रिकैप हो जाता है जब आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करते हैं। तो टोटल इनकम के क्वेश्चन कब करने का, जब आपने पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर दिया, फिर आप टोटल इनकम के क्वेश्चन करोगे तो बड़ा स्मूथली एज अ मक्खन जैसे जाएगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। मैं ये वाला जो पीडीएफ है वो भी आपको मैं दे दूंगा आपके ड्राइव में करके, ठीक है, जो क्लास नोट्स में ऐसा लिख के दूंगा, टोटल इनकम क्वेश्चन सॉल्यूशन करके, ठीक है, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसके वीडियो के लिंक्स भी दे दूंगा, और जो जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके कंपाइलर में नहीं दे रखा है उसका भी मैं आपको दे दूंगा करके, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, बाय, टेक केयर। कल मतलब सुपर 30 क्वेश्चन दूंगा, वो आपके लिए दूंगा, ठीक है। चलो बाय।